नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रास नली और आमाशय के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में पढ़ा था और मुख गुहा में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, तीनों का नाम मैंने आपको बताया था। फिर इसमें बताया था कि एक जीभ होता है और 32 दाँत होते हैं। दाँत के 4 प्रकार होते हैं और 2 परत होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, तो सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग ग्रास नली और आमाशय को अच्छे से समझने वाले हैं पूरे डिटेल्स में। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे जो है बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ग्रसनी के बारे में समझते हैं। देखिए, ग्रसनी को ही गला कहा जाता है। जो आपका गर्दन है, गला है, उसी को ग्रसनी कहिए या फिर आप उसको गला कहिए। अब देखिए, जो गला होता है वो गला में 2 छिद्र आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप दर्पण में देखते हैं तो आपको आपके गले में जो है 2 छिद्र दिखाई देते हैं। एक छिद्र का नाम है निगल द्वार और दूसरे छिद्र का नाम है कंठ द्वार। ठीक है, अभी हम लोग जो है उसको इमेज के माध्यम से समझेंगे, आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो पहले हम लोग थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इमेज में बताऊंगा कि कौन कहाँ पर होता है और क्या होता है। उससे आप जो है और अच्छे से समझ सकते हैं। तो 2 छिद्र आपके गले में होता है, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार जो है ये ग्रास नली में खुलता है और जो कंठ द्वार होता है ये श्वास नली में खुलता है, मतलब जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों छिद्रों के बीच में एक पट्टी होती है। पट्टी या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा होता है जिसे जो है एपिग्लोटिस कहा जाता है। ध्यान रखना है, एपिग्लोटिस क्या है? एक पट्टी है जो कि निगल द्वार और कंठ द्वार, ये दोनों जो छिद्र हैं इन दोनों के बीच में होता है एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का काम क्या है? तो यह भोजन आने पर कंठ द्वार को ढकता है तथा हवा आने पर निगल द्वार को ढकता है। अब मैं कह सकता हूँ कि आपको जो ये थ्योरी के साथ जो है कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो आइए हम इसको जो है इमेज के माध्यम से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यही जो है ये इमेज है। जैसा कि देख रहे हैं कि इसको मुख गुहा कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा है कि ये जो है मुख गुहा है और मुख गुहा के जस्ट बाद जो है ये हमारा गर्दन होता है। यही क्या होता है? गर्दन। इसी गर्दन को ग्रसनी कहा जाता है। गला को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। अब देखिए, जो ग्रसनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 छिद्र आपको दिखाई देगा। एक ये वाला छिद्र है और एक यहाँ पर छिद्र है। जो ये वाला छिद्र है आसमानी कलर से रंगा गया है इस छिद्र को, और एक जो छिद्र है इसको बैंगनी कलर से रंगा गया है। तो यहाँ पर आप 2 छिद्र देख सकते हैं और ये दोनों छिद्र कहाँ पर है? तो ग्रसनी में ही है। जो आसमानी कलर का ये छिद्र है इसको कहा जाता है कंठ द्वार। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने समझा कि 2 छिद्र होता है, एक होता है कंठ द्वार और जो ये दूसरा है आसमानी कलर का इसको कहा जाता है निगल द्वार। ठीक है, अब इन दोनों छिद्रों के बीच में देखिए यहाँ पर एक पट्टी है, ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ये पट्टी है, इस पट्टी को कहा जाता है एपिग्लोटिस। इस पट्टी को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि मुख गुहा से भोजन भी आता है और मुख गुहा से हम लोग ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं। जैसे मानव जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये सभी को पता होता है। तो जब हम जो ऑक्सीजन आता है वो गले में ही आता है, जो भोजन आता है वो गले में ही आता है। तो गला में तो 2 छिद्र है, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर कौन होगा बताने के लिए कि ऑक्सीजन आया है तो श्वास नली में जाएगा, यानी सांस लेने वाला जो नली है श्वास नली में जाएगा ऑक्सीजन हवा, और जो भोजन आया है वो ग्रास नली में जाएगा, यानी भोजन किस में जाता है? ग्रास नली में। तो यहाँ पर कोई बताने वाला होगा तभी तो हो सकता है। तो बिल्कुल यहीं पर है एपिग्लोटिस का काम आता है। जब हम मुख से भोजन करते हैं तो भोजन आएगा, तो भोजन को भेजना है ग्रास नली में। कहाँ भेजना है? ग्रास नली में। तो जो एपिग्लोटिस है ये इसको श्वास नली को ढक देता है। श्वास नली को जैसे ढक देगा तो भोजन जो है ग्रास नली में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन आया, यानी हवा आ रहा है। हवा भी हम लोग लेते हैं, मुख से ही लेते हैं, या फिर नाक से भी आता है तो गर्दन में ही आता है। तो अब हवा आएगा तो एपिग्लोटिस क्या करेगा? ग्रास नली को ढक देगा। जो यहाँ पर ये ग्रास नली है इसको यानी निगल द्वार को ये ढक देगा। तो फिर जो है कंठ द्वार में यानी श्वास नली में हवा जो है आ जाएगा। यही काम जो है एपिग्लोटिस का होता है, मतलब दरवाजा का काम। अगर भोजन आया तो भोजन आएगा ग्रास नली में, तो निगल द्वार में क्या करे? निगल द्वार को छोड़ देगा और कंठ द्वार को एपिग्लोटिस इसको बंद कर देगा। अगर हवा आया तो फिर एपिग्लोटिस जो है ग्रास नली को बंद कर देगा और हवा जो है ये कंठ द्वार के रास्ते
श्वास नली में चल जाएगा। तो यही काम जो है एपिग्लोटिस का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रसनी का मतलब गला होता है। गला में 2 छिद्र होते हैं, एक होता है कंठ द्वार जो कि बैंगनी कलर से है यहाँ पर, और एक होता है निगल द्वार जो कि यहाँ पर आसमानी कलर से है। ठीक है। और यही जो है इसको कहा जाता है ग्रास नली। और ये ग्रास नली जो है डायरेक्ट जाके और आपके गर्दन के नीचे के, आपके गर्दन के जो नीचे का हिस्सा है वहाँ से लेके छाती के बीचों बीच जो आपको पतला नली है उसी को ग्रास नली कहा जाता है। आई होप कि आपको जो ये पूरा समझ में आ गया होगा। वही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो ग्रास नली है यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। ग्रास नली किसको जोड़ता है? ये हमारा मुख गुहा है। इस मुख गुहा को किससे जोड़ेगा? आमाशय से। आगे हम लोग समझेंगे आमाशय कहाँ पर है। ये आमाशय से जो है जुड़ा रहता है। यह नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ध्यान रखना है, ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो इसमें क्रमाकुंचन होता है। क्रमाकुंचन का मतलब भोजन जब हम मुख गुहा से अंदर लेते हैं तो भोजन जब आता है ग्रास नली में, तो ग्रास नली से यानी गर्दन से लेकर पेट में भोजन जो है ये भेजने का काम करता है। मुख से भोजन ये लेगा और उसको पेट में भोजन को भेजता है। तो ऐंठ ऐंठ के उस भोजन को भेजता है, मतलब उसको दाब दाब के उस भोजन को भेजता है। तो उसी को कहा जाता है क्रामानुकुंचन। तो ध्यान रखिए, ग्रास नली में पाचन की क्रिया कोई नहीं होती है, केवल और केवल क्रामानुकुंचन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए कि हम लोग जो है मुख गुहा को समझ लिए, ग्रास नली को समझ लिए। अब ग्रास नली जो है ये किससे जुड़ा है? आमाशय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग आमाशय को समझते हैं। आमाशय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो अब आइए हम लोग आमाशय को समझते हैं। देखिए सबसे पहला बात कि आमाशय को ही पेट कहा जाता है। जो आपका पेट है उसी को क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। यह जो है थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। देखिए हमारा पेट जो है थैली की आकृति की तरह है। थैली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आटे जाती है और ये जो है भोजन को संग्रहित करती है। संग्रहित करने का मतलब इकट्ठा होता है। भोजन जो है हम खाते हैं वो कहाँ इकट्ठा होता है? आमाशय में ही होता है। और ये पचाने का भी काम करता है। भोजन को सबसे पहले पचाने का काम यही करता है आमाशय। ठीक है। हालांकि ऐसे तो मुख गुहा से पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो है इमेज है आमाशय का, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये आमाशय का इमेज है, यानी इसी को पेट कहा जाता है। अब आमाशय का कुल 3 भाग होता है और तीनों इम्पोर्टेंट है। सबसे जो पहला भाग है इसको कहते हैं कार्डियक, और जो बीच वाला भाग है इसको फुंडिक कहा जाता है, और सबसे लास्ट वाला भाग है इसको पाइलोरिक कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछे, अगर डीप में प्रश्न पूछे कि किस भाग में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कार्डियक में पाया जाता है। जो कार्डियक होता है सबसे पहला भाग, इसमें होता है HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है। अम्ल जो है वो खतरनाक होता है। अब इसका काम क्या है इसमें? तो देखिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारे जीवाणु विषाणु आते हैं जो हमें नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। जैसे जनरली आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन में मान लीजिए कि माछी आ गया, माछी उसमें गिर गया तो आपको दिखाई देगा क्योंकि वो बड़ा होता है। मच्छर गिर गया तो आपको दिखाई देगा, वो बड़ा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जीवाणु विषाणु है जो कि नंगी आँखों से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो आप तो उसको खा जाएँगे। तो खा जाएँगे तो मुँह गुहा से वो आ जाएगा पेट में। तो पेट में आता है तो जब इसी में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उस भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मिल जाता है, पेट में पहले से मौजूद है, और जो भोजन के साथ जीवाणु विषाणु आए रहते हैं उसको मार देता है। और जब मर जाएगा तो फिर वो जो है सक्रिय नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मर जाता है तो फिर उसके अंदर जो है कोई भी शक्ति नहीं रहता है, तो आसानी से वो भी जो है पच जाता है, तो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, कार्डियक में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा भाग का नाम है फुंडिक। फुंडिक में देखिए ऐसे जो है कांटे नुमा इसमें संरचना होती है, और यही जब हमें भूख लगती है तो यही जो कांटे नुमा ऐसे ऐसे संरचना यहाँ पर बनाई गई, यही जो है हमें गड़ता है। तो हमें लगता है कि हमें भूख लग गया है और हम कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है। तो यही जो कांटेनुमा होता है यही हमें गड़ता है, तो कहते हैं पेट गड़ रहा है, इसका मतलब भूख लग गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट है पाइलोरिक, जो ये तीसरा भाग है पाइलोरिक। पाइलोरिक में ध्यान रखिएगा, जठर जठर जो है ग्रंथि होता है। एक इसमें थैला होता है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब थैला होता है।
अब जठर ग्रंथि से जो है जठर रस निकलता है। रस का मतलब आप समझते हैं, जैसे ऊख का रस हो गया, मौसम्बी का रस हो गया, अनार का रस हो गया। उसी प्रकार जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको जठर रस कहा जाता है। तो जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसमें रेनिन होता है, पेप्सिन होता है। आइए हम लोग उसको जो है अच्छे से समझते हैं। फिर से इन तीनों भाग को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आमाशय के 3 भाग होता है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। इमेज भी मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, कार्डियक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन के साथ आए कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। जो कार्डियक होता है सबसे पहला भाग, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा और ये कीटाणुओं को क्या कर देगा, मार देगा, जो भोजन के साथ आए रहते हैं उसको, और पूरे भोजन को जो है अम्लीय बना देता है। उसके बाद देखिए पाइलोरिक। पाइलोरिक में मैंने आपको बताया कि जठर ग्रंथि होता है और इससे जो है जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि एक थैला है और इस थैला से जो है जठर रस निकलता है जब भी हम भोजन करते हैं तो। अब देखिए जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, जो जठर रस होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। इन तीनों को मिलाकर जठर रस बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जठर रस जो है किसका किसका समूह है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, रेनिन का और पेप्सिन का। यानी जठर रस से ये तीनों जो है तीनों 3 प्रकार के रस निकलते हैं। तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो ये जो भोजन के साथ कीटाणु आए रहते हैं, विषाणु आए रहते हैं, उसको मार देता है। अच्छा, जो रेनिन निकलता है, रेनिन का क्या काम होता है, तो देखिए रेनिन जो है यह दूध को दही में बदल देता है। जो हम लोग दूध पीते हैं तो दूध जो है डायरेक्टली नहीं पचता है, तो क्या होता है कि वो दूध, रेनिन जो निकलता है जठर रस से, वो रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। तो ये कई बार पूछा गया है कि हमारे पेट में, आमाशय में दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, तो रेनिन करता है। और रेनिन जो है वो जठर ग्रंथि से निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसी किसी में रेनिन जो है नहीं निकल पाता है, तो वह जब दूध पीता है तो वह दूध जो है नहीं पच पाता है। जैसे जितने भी बुढ़ऊ लोग हैं तो उन लोगों में जो है रेनिन नहीं निकलता है। तो रेनिन जब नहीं निकलेगा तो दूध जो है नहीं पचेगा, दूध दही में नहीं बदलेगा, इसीलिए डायरेक्ट वो दही ही पी लेते हैं, दही ही खा लेते हैं, तो दही आसानी से पच जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप युवा हैं, आप में जो है रेनिन निकलता है, आप में जो है दूध पच जाएगा। जैसे आप दूध पीजिएगा तो रेनिन जो है निकलेगा, रेनिन दूध को दही में बदल देगा, दही आराम से पच जाएगा। बात क्लियर। उसके बाद देखिए पेप्सिन भी होता है जठर रस में। यहाँ पर देखिए, तो पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पूछा जाएगा डायरेक्ट कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। पेप्सिन एक प्रकार का रस है जो कि जठर रस का समूह है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन को किसमें बदलता है, तो प्रोटीन को वो पेप्टोन में बदल देता है। यह धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या है, पेप्टोन है। तो पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पेप्टोन में बदलता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आमाशय में और भी चीज़ें निकलती है। आमाशय में वसा का पाचन कौन करता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। ये भी एक प्रकार का रस ही होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि आमाशय में वसा का पाचन कौन करता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। अच्छा, गैस्ट्रिक लाइपेज जब वसा का पाचन करेगा तो उसको किस में बदल देगा, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल में या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये तो फेवरेट है इस बोर्ड एग्जाम का, कई बार ये पूछा गया है कि गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को किस में बदल देता है, तो वसा अम्ल में बदलता है या फिर ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, याद कर लेना इसको कि आमाशय में जो है वसा का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को जो है वसा अम्ल में बदल देगा या फिर ग्लिसरॉल में बदल जाएगा और आसानी से वसा जो है पच जाता है। वसा का मतलब होता है चर्बी वाला सब चीज़, जैसे तेल हो गया, तेलौंस जितना भी चीज़ होता है वो सब के सब क्या है, वसा। तो जब हम कोई भी तेलौंस चीज़ खाते हैं तो उसका पाचन होना आवश्यक है हमारे आमाशय में यानी पेट में। तो वह गैस्ट्रिक लाइपेज उसका जो है पाचन करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज जब उसका पाचन करेगा तो उसको वसा अम्ल में बदल देगा या फिर ग्लिसरॉल में बदल जाएगा और वो आसानी से वसा जो है हम खाए हैं वह आसानी से जो है पच जाता है। अब किसी किसी में गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं निकलता है तो उसी को गैस बना देता है। कोई भी तेलौंस चीज़ वो खाएगा यानी वसा वाला कोई भी पदार्थ खाएगा तो उसको गैस बना देगा। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है निकलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए कि अमाशय में जो है पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है, वसा का पाचन हो जाता है, प्रोटीन आया रहता है तो प्रोटीन का पाचन हो जाता है और बहुत सारे चीज़ों का जो है, दूध अगर पिए हैं तो दूध जो है रेनिन पचा देगा उसको, तो बहुत सारे चीज़ों का पाचन हो जाता है
और अच्छे से आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है। अब देखिए अंत में जो है आमाशय में भोजन पचकर कायम का रूप ले लेता है। जो आमाशय में पूरे रूप से भोजन पच गया रहता है तो उसको कहा जाता है कायम। क्या कहा जाता है? कायम। ये ध्यान रखना है। ये भी जो है पूछा गया, जितने हम आपको बता रहे हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट है और ये सभी चीज़ें जो आपको पढ़ लेना है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को उठाकर देखिएगा, ये सारे तरह के प्रश्न जो है उसमें पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। अब जो है पूछेगा क्या, भाषा बदल सकता है, इधर से उधर करके पूछेगा, लेकिन पूछना तो इसको यही है क्योंकि सिलेबस में यही है सब। तो जो अमाशय में पूर्ण रूप से भोजन जो पच जाता है उसको क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। अब ये कायम जो है छोटी आंत में जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले मुख्य गुहा होता है, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत। तो अमाशय में पूरा जो भोजन पचा है उसको कायम कहेंगे और ये कायम जो है अब छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया चालू होती है। तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग छोटी आंत को समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।